हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में आज आप सॉल्व करेंगे 10 ऐसे क्वेश्चन जो वाकई बहुत ही अच्छे हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन कुछ यहाँ संग्रहित किए गए हैं, और ये सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। परीक्षा कोई भी हो जहाँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जो लेकर आए हैं उनमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है और उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है। उनके आयतनों में अनुपात है, मतलब कितना है ये आपको बताना है। आयतनों में अनुपात कितना है ये बताना है। तो आप देखें, आपको दिया गया है त्रिज्या का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात। आपको ज्ञात करना है आयतन का अनुपात। आपको याद रहना चाहिए फॉर्मूला कि बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको याद रहना चाहिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला। अब बात यह है कि दो बेलन हैं, तो देखिए दो बेलनों के आयतनों का अनुपात आपको बताना है। तो बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आप देखें पाई आर स्क्वायर एच लिख दें तो इसको R1 H1 से इंडिकेट अगर कर देते हैं तो ये हो जाएगा पहले मीन्स V1 पहले का आयतन, और दूसरे का आयतन V2, V फॉर वॉल्यूम और वॉल्यूम मीन्स आयतन। तो पहले का आयतन बटा दूसरे का आयतन, और बटा मीन्स अनुपात या अपॉन मीन्स अनुपात। ये मैंने आपको कई बार बताया है, लगभग हर वीडियो में बताते ही रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम दूसरे के लिए अगर करते हैं तो दूसरे के लिए भी हमें यही करना है, सिर्फ इसको 2 से इंडिकेट कर देना है। उससे ये थोड़ा सा अलग हो जा रहा है कि ये दूसरे बेलन के बारे में बताया जा रहा है, उसकी त्रिज्या और उसके आपका हाइट के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं। हम पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, और R1, R मीन्स पहले वाले की त्रिज्या, पहले वाले की त्रिज्या का जो अनुपात है वो पहले और दूसरे के जो अनुपात है त्रिज्याओं का वो है 2:3। अगर एक्चुअल में हम मानते हैं इसको कि इसकी त्रिज्या है कितनी, तो 2x और 3x मान सकते हैं, लेकिन यहां उसकी भी कोई जरूरत नहीं। जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो 2x और 3x भी आप न रखकर डायरेक्ट 2 और 3 ही रख सकते हैं, आपका काम हल हो जाएगा। तो आप देखें R1 की जगह पर आप रख देंगे क्या, 2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर अपॉन R2 की जगह पर 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू H1। ऊंचाई में अनुपात दिया गया है क्या क्या, 5:3। तो इसी तरह इसको हम 5x और 3x, या अब उसको ऊपर वाले को अगर x से मान लेते हैं तो इसको y से कर लेते हैं, लेकिन यहां उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। आप 5 लिखें और इंटू 3 लिखें, दूसरे वाले का हाइट का जो अनुपात में दिया गया है वैल्यू। तो आप इस प्रकार से इसको नोट करने के बाद इसको आप सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 5, और अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 3 मीन्स 9 इंटू 3, और आप देखेंगे हो जाएगा 5 गुणा 4 मीन्स 20 बटा 3 9 27। यही आपका आंसर है। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो अनुपात में पूछ रहा है। तो अनुपात मीन्स बटा, मैंने आपको बार बार बताया है। तो अनुपात में आप बनाएंगे तो बटे को आप अनुपात लिख देंगे, मीन्स 20:27। ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल रहा है 20:27। लेकिन देखिए जरा, हमने जो बात यहाँ की आपको कि हम जब एक्चुअल में जब इसकी त्रिज्या को मानते हैं तो हम मानते हैं 2x और 3x, और हाइट को मानते हैं तो हम इसको हाइट में भी अगर दिया गया है, अनुपात में ही हाइट दी गई है, तो हम इसको 5 कुछ अब x मान लिया तो कोई दूसरा कुछ इसमें, चूंकि एक ही जगह पर दोनों चीजों को रखना है तो इसको y कर लेते हैं और 3y कर लेते हैं। देखिए हम इसको चाहते तो ऐसे ही लिखते, बात वही होती, क्योंकि यहाँ 5y अगर लिखेंगे और नीचे हम 3y अगर लिखेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। और इसमें भी अगर इसकी जगह पर हम 2x का स्क्वायर लिखते हैं
तो फिर हो जाता है एक्स स्क्वायर, नीचे भी 3x का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बात वही होगी, इसीलिए हमने नहीं लिखा। और इस तरह के क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन अन्य कोई क्वेश्चन है जिसमें एक बार अनुपात दिया है और उसकी वैल्यू कहीं कुछ बताई जा रही है, तो फिर आपको रखना पड़ेगा x से मल्टीप्लाई करके, तो आसान रहेगा आपको सॉल्व करना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक प्लॉट की चौड़ाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो सोचेंगे बहुत आसान है, और ये भी कोई क्वेश्चन है सर, परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं? लेकिन सचमुच ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और परीक्षा में पूछे जाने का इसका कुछ कारण है, क्यों परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, एक प्लॉट की चौड़ाई 44 फीट है तथा लंबाई 90 फीट है, उसका क्षेत्रफल क्या है? अब आप तो देख रहे हैं चौड़ाई अलग दिया है, लंबाई अलग दिया है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये आयताकार प्लॉट है, और आयत का क्षेत्रफल मींस लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सर इसको पूछने की जरूरत क्या थी परीक्षा में? तो पूछा इसलिए गया है कि देखिए इसके जो आंसर दिए गए हैं वो आपको वर्ग गज में दिए गए हैं, और आपका जो लंबाई और चौड़ाई दी गई वो फीट में दी गई है, इसीलिए ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आप समझ गए होंगे। अब क्या करें, आप फीट को आपको गज में बनाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है, और इसके लिए आपको याद रहना चाहिए कि कितने फीट बराबर एक गज। अगर ये आपको नहीं याद रहेगा तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप देखें 3 फीट बराबर 1 गज, इसको आप नोट कर ले कहीं, 3 फीट बराबर 1 गज। तो जब आप ये आपको याद रहेगा तो फिर आपके लिए कुछ नहीं है, ये 3 फीट बराबर 1 गज। तो जरा देखिए 44 फीट है, अगर इसको 3 से भाग दे दें तो ये बन जाएगा गज, और इसको भी अगर 3 से भाग दे दें तो ये फीट अब नहीं रह जाएगा, ये बन जाएगा गज। और अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका मतलब 44 3 गुणा 90/3, 3 गुणा 3 बराबर 9, और 9 से इसको भाग देंगे तो 9 दहम 90, इसका मतलब 10 से 44 में गुणा हो जाएगा, 440 गज का वर्ग कर दें, चाहे वर्ग गज लिख दें, वर्ग गज दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, परीक्षा में क्यों पूछा जाता है, जिसको आप याद रखेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 या 54 इक्वल टू 0 के मूल 2:3 के अनुपात में हैं, तो आपको क्या ज्ञात करना है? p का मान ज्ञात करना है। आप ध्यान दें, जब मूल आपको दिए गए हैं अनुपात में, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले वाला जो आपको पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया, उसमें मैंने आपको बताया था और हमेशा भी बताते रहते हैं कि जब आप अनुपात में कोई चीज देखें और उसको एक्चुअल में मानना हो तो आप क्या करेंगे, आप x से मल्टीप्लाई करके इसको मान लेंगे। तो माना मूल क्या हो जाएंगे, माना मूल हो जाएंगे 2x और 3x। अब जरा देखें, हमें ज्ञात क्या करना है? p की वैल्यू ज्ञात करना है, और इसको आप क्या करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन कर दें, कि तुलना कर दें। तो x स्क्वायर के साथ यहां a है, यहां x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई, -3, साइन के साथ रखेंगे, और c की वैल्यू है 54। तो ये आपने निकाल लिया। अब जरा आपको ध्यान देना है कि यहां हमें ज्ञात क्या करना है, p की वैल्यू, लेकिन हमें मूल दिए गए हैं। जब मूल दिए गए हैं तो हम जानते हैं मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, मूलों का योग बराबर, अगर अल्फा बीटा मूल होते हैं तो अल्फा की वैल्यू दी गई है और बीटा की वैल्यू दी गई है, मान लेते हैं अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू अगर दी गई है, तो मूलों का योगफल मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a।
ए। अब आप जरा ध्यान दें, माइनस बी अपॉन ए, तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या दी गई है, अभी ही आपने वो नोट किया है ऊपर कि बी की वैल्यू क्या है, माइनस पी और माइनस और बी की वैल्यू हमने रखी, बी की माइनस पी है, माइनस जो साइन, माइनस जो चिन्ह जो आपके फॉर्मूले के साथ है वो ये है, और माइनस पी जो है उसकी वैल्यू है बी की, अपॉन ए, ए की वैल्यू है 1 है, तो हम ए की वैल्यू 1 रख देते हैं। चलिए, जब हमने ए की वैल्यू 1 रख दी तो हमें प्राप्त हुआ ये। लेकिन अब मूलों के योगफल की बात अगर की जा रही है तो मूल क्या है, अल्फा की जगह पर क्या रखना है, बीटा की जगह क्या रखना है, अल्फा की जगह पर 2x और बीटा की जगह पर 3x आपको रख देना है। तो जरा आप ध्यान दें, चलिए हम देते हैं अल्फा इज इक्वल टू 2x प्लस बीटा इज इक्वल टू 3x, इसका मतलब 5x, 5x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस p, और ये जो 1 है अपॉन 1 लिखा ही जाएगा, हो गया। तो 5x इक्वल टू p, क्या आपको मिला, 5x इक्वल टू p। तो चलिए अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अब आगे जरा बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, या इसको इक्वेशन नंबर 1 ऐसे मानकर छोड़ देते हैं। आगे हम करते हैं, अब मूलों का गुणनफल थोड़ा हम देख लें। देखिए, मूलों का गुणनफल और मूलों का गुणनफल, ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है, और दोनों का जो है ये मूल से संबंधित जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब मूलों का गुणनफल मीन्स अल्फा इंटू बीटा, जबकि अल्फा की जगह पर हमारा है 2x, बीटा की जगह पर है 3x, मीन्स 2x इंटू 3x इक्वल टू होता है क्या, c अपॉन ए, c अपॉन ए, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 54 अपॉन की वैल्यू। देखिए, मैं इसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ के पूरी तरह से आपको बता दे रहा हूं कि बात यहां इस क्वेश्चन की नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए तो 1-2 लाइन में ये सॉल्व हो सकता था, लेकिन समझना है कि इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। दूसरी बात, जिनको मैथ नहीं आती है, कम आती है, या इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने नहीं सॉल्व किए हैं, अभी हम डायरेक्टली ऐसे ही रख देते वैल्यू, तो वो समझ ना पाते कि कहां से ले आए, कैसे हो गया सर। तो फिर इसलिए हमने इसको अलग अलग सब कुछ आपको इसमें बता दिया, दिखा दिया कि आप भी समझ पाए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो आप जरा देखें, 2 गुणा 3 मीन 2 3 6, और x गुणा x स्क्वायर, और 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 54, ये आपको समझ में आ गया। x स्क्वायर इक्वल टू 54 अपॉन 6, 6 9 54, x बराबर 9, सॉरी x स्क्वायर इक्वल टू 9, और x इज इक्वल टू अंडर रूट 9 का मतलब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 3, x की वैल्यू आ गई 3, और जब x की वैल्यू 3 आ गई तो फिर हम समीकरण नंबर 1 से अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं। समीकरण नंबर 1 हमने क्या माना, हमारा समीकरण नंबर 1 ये है, 5x इक्वल टू मीन, अब जरा हम रखें समीकरण नंबर 1 में ये वैल्यू समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू p, और 5 इंटू एक्स मीन 3 इक्वल टू p, तो p की वैल्यू आ गई 5 3 या 15, या 5 या 15, ये p की वैल्यू हो गई। समझ में आ गया होगा आपको, p का मान आपको निकालना था, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अब आगे बढ़ा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है 23 की घात 19 धन 19 की घात 19 तथा 23 की घात 23 धन 19 की घात 23 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड के जब इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए हों तो इस तरह के क्वेश्चनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड के लिए आप एक ट्रिक याद रखें, a प्लस बी तथा a प्लस बी का गुणनखंड
आप इस प्रकार से इनको याद रखेंगे कि इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो a प्लस बी धन a प्लस बी का गुणनखंड होगा। अब बात यह है कि a प्लस बी और a प्लस बी है क्या? उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात की जा रही है। उभयनिष्ठ गुणनखंड इस प्रकार से होंगे, तो a प्लस बी मीन्स a की वैल्यू क्या है? देखिए a की वैल्यू यहां दी गई है 23 और b की वैल्यू 19 और यहां a की वैल्यू 23 और b की वैल्यू 19। ज्यादातर आपको दोनों में सेम ही मिलेगा, लेकिन अलग भी हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है उससे। अब आप ध्यान दें कि आपको जो अधिकांश क्वेश्चनों में ये एक ही मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, 23 और 19, a प्लस बी मीन्स 23 प्लस 19। ये बहुत कठिन नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि आपको समझ में आए कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये भी 23 प्लस 19 का गुणनखंड, मतलब इन सभी का दोनों का गुणनखंड जो भी होगा। तो चलिए अब देखते हैं 23 और 19 दोनों में सेम ही है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 और तथा ये भी 42 का गुणनखंड, मतलब दोनों में वही है। तो एक का जो होगा वही दूसरे वाले का भी होगा और दोनों में उभयनिष्ठ भी सेम होंगे। तो अब आप देखिए, दोनों का हमें उभयनिष्ठ निकालना, जब दोनों में सेम होंगे तो उनका उभयनिष्ठ हम निकाल लेंगे। अब देखें जरा कि 42 के जो है, इसका मतलब 42 का गुणनखंड हमें ज्ञात करना, क्योंकि दोनों में एक ही चीज है। अभी यहाँ 42 होता, यहाँ 20 होता, तो 42 और 20 का गुणनखंड और उन दोनों में से जो कॉमन होता उसको देखते। तो चलिए देखते हैं, यहाँ 42 का गुणनखंड जब दोनों में सेम है तो 42 का गुणनखंड जो होगा वही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अब बात यह है कि 42 का गुणनखंड होगा क्या? 42 का गुणनखंड होगा 42 और 21 और हो जाएगा आपका 14 और आपका 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन देखिए, हमें जरूरत नहीं है इतना ज्यादा ज्ञात करने की। क्यों? क्योंकि हमारा ऑप्शन में जरा देख लें क्या है, 18, 21, 25, 32 तो और छोटी संख्या है ही नहीं है। तो हमको तो यहां पर सार्वनिष्ठ जो होगा या जो दोनों में जो आपका उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 42 होगा। पहले ये ऑप्शन रहेगा। अगर नहीं दिया है, देखिए दोनों में 42 है तो गुणनखंड दोनों का सेम है, 42 ही जो है क्या हो जाएगा, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। लेकिन जब दोनों में जो है वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर उसको हम छोड़ देंगे। अब इसके और फैक्टर को देखेंगे। और फैक्टर मीन्स इससे छोटा, तो 21 देख लेते हैं। 21 देखिए है, ये है ऑप्शन नंबर बी। अगर 21 भी ना होता तो फिर आप 14 देखते या 7 देखते या 6 देखते, इस तरह से कोई भी आपको मिल जाएगा ऑप्शन। समझ गए ना? तो यही है इसके ट्रिक। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है और जोड़कर बस आपको आंसर मिल गया। ये तो मैं आपको समझाने के लिए 3-4 बार इसको लिख के बता रहा हूं, इसकी जरूरत कुछ नहीं है। डायरेक्ट आपको 23 और 19 को जोड़ना है, 42 आ जाएगा, 42 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 42 ऑप्शन में नहीं दिया है तो उसका फैक्टर आप दूसरा देख लें, 21 हो जाएगा। 21 भी नहीं दिया है तो फिर 14, जिससे 42 विभाजित है। तो बस इसी क्रम में हम देखते चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ज्यादातर आपको 42 ही मिलेगा या कहीं कहीं पर इससे कम भी छोटे वाले भी दे दिए जाते हैं, दोनों तरह से दिए जाते हैं। तो आपको मैंने दोनों तरीके से समझा दिया कि इस प्रकार से हम चूज करेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है, वहां 10% वार्षिक की दर से छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष बाद वहां की छात्र संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप ध्यान दें, आपने पढ़ा है चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो फॉर्मूला जो पढ़ा है मिश्रधन के लिए, वही है। 10 देखिए 10% वार्षिक ब्याज वहां लगता था, यहां भी दर वही है 10%। और मूलधन में जो जितने छात्र हैं, अब वृद्धि हो रही है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है। समय 2 साल दिया है, आप वही फॉर्मूला लगाकर बाद में मिश्रधन आपको ज्ञात होता है। मिश्रधन मीन्स जो पहले था और जो बढ़ा हुआ मीन्स ब्याज सहित। तो यहां भी वही है, जो पहले थी छात्र संख्या 100 थी और वो बढ़ जाएगी तो बढ़कर, और जो पहले थी दोनों मिलकर हो जाएगा वही मिश्रधन। तो आप ये समझ लें कि फॉर्मूला हमारा वही यहां यूज होगा। क्या? जो आप यूज करते थे, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द रेज n, आप उसी को यूज करें। यहां रखें 100 और 1 प्लस
r की वैल्यू 10 अपॉन 100 टू द रेज n मीन्स 2। अब ये 0 से 0 कैंसिल, 10 एक कम 10, 10 एक कम 10 धन 1 मीन्स 11, 11 बटा 10 हम इस प्रकार से लिखेंगे 11 बटा 10 ऊपर घात 2 है, इसको 2 बार लिख लेंगे। और कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको ओरल ही कर सकते हैं। 11 गुणा 11 बराबर 121 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर बी 121। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। लाभ होगा या हानि होगी, और जो भी होगा उसका हमें प्रतिशत में उसको बताना है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य। थोड़ा सा आप इसको आदत डाल लें कि क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस सीपी और विक्रय मूल्य मीन्स सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी। बस आप इतना ही ध्यान दें। तो 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य मीन्स 10 का सीपी इक्वल टू 8 मोमबत्तियों के एसपी के बराबर है। बराबर मीन्स बराबर, समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना आपको सीपी बटा ये एसपी नीचे आ जाएगा क्रॉस डिवीजन में, और 8 बटा ये भी 10 क्रॉस डिवीजन में आ जाएगा नीचे। इस प्रकार से हम इसको नोट कर लेंगे। आप इसको चाहें तो आप भाग भी दे सकते हैं। 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो आ गया 4 बटा 5। अब देखिए सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 4, ये दिमाग में रखें। सेलिंग प्राइस कितनी है 5, तो हम 4 का कॉस्ट प्राइस में लागत मूल्य जितने का हमने खरीदा, अब बेच कितने का रहे 5 का। 4 का खरीद रहे 5 का बेच रहे हैं, तो इसका मतलब लाभ होगा। कंडीशन ये होती है जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी तो होता है लाभ। ज्यादा का आप बेचेंगे तो लाभ ही तो कमा रहे हैं। तो लाभ आपको कितना हुआ, लाभ बराबर जरा देख लें, 5 का बेचा और 4 का खरीदा, तो क्या हो जाएगा 5 ऋण 4 बराबर 1 रुपए का लाभ हो गया, 1 का लाभ हुआ। अब आप देखिए निकालना क्या है, लाभ या हानि जो भी हुआ हो उसका प्रतिशत में बताना है। तो लाभ प्रतिशत मीन्स लाभ बटा क्या क्रय मूल्य, जो भी निकाला जाता है सीपी पर निकालेंगे। तो सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस मीन्स 4 इंटू 100 %। तो चलिए कम 4 और 4 से इसको भाग देंगे तो ये जाएगा 25 बार, 25 से कम 25 मतलब 25% का लाभ हो रहा है। यही आपका आंसर है। ये बहुत ही आसान है, आपको इतना हमने दिखाया काटने पीटने के लिए, जिनको बिल्कुल नहीं आती है मैथ उनको भी समझ में आ जाए, अन्यथा ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सीपी अपॉन एसपी 8 अपॉन 10 और 10 में से 8 को माइनस करिए 2 इंटू आपको 100 अपॉन जो भी है कॉस्ट प्राइस मीन्स 8, बस आप रख देंगे तुरंत सॉल्व हो गया। तो ये बहुत कठिन नहीं होते, लेकिन क्या है कि ये आपको तरीका मालूम होना चाहिए। तो तरीके को आप अपने माइंड में रखें, बार बार इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए रट जाएगा। फिलहाल हम अपने जो क्वेश्चन के संग्रह हम लेकर आते हैं वीडियोज में, इसको कभी ना कभी रिपीट करते हैं, ऐसी बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको रिपीट करते रहते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। 25% लाभ हो रहा है, जबकि देखिए 25% हानि भी दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं आप कभी जल्दी में 25% मिला बस उत्तर मिल गया 25% हमें लगा दिया। तो लाभ प्रतिशत 25% है, तो हमको लाभ हो रहा है इस बात का ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है यदि 9 माइनस 3x माइनस 17x माइनस 10 इक्वल टू 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, आप ब्रैकेट खोल दीजिए बस। मीन्स 9 ऋण 3x ब्रैकेट खोलें या माइनस से अंदर गुणा करें। तो माइनस से जब अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 17x, और माइनस इंटू माइनस इक्वल प्लस, ये 10 इक्वल टू 1। अब इसी को जरा आप सॉल्व करें कि ये धन 10 है, ये भी धन 9 है, दोनों जुड़ जाएंगे, धन का 19 हो जाएगा, धन का 19। और ये देखिए ऋण का 3x और ऋण का 17x, दोनों ऋण ही हैं, तो दोनों जुड़ेंगे और ऋण ही रहेंगे। 17 3 मीन्स 20x। तो आप ध्यान दें, इक्वल टू 1। अब क्या करें, इस 1 को इधर ले आए और x वाली वैल्यू दूसरी ओर ले जाएं। चूंकि ये माइनस में है तो ये प्लस में भी हो जाएगा, आपका पॉजिटिव भी हो गया। समझ में आया? जब ये माइनस में है और पक्षांतर करके दूसरी ओर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और हो जाएगा ये 20x। अब ये 19 ऋण 1 होना चाहिए, हमने गलती से 9 लिख दिया, क्योंकि हम दूसरी ओर से, दाहिनी ओर से पक्षांतर करके इस वाले 1 को यहां लाए हैं, तो यहां 1 लिखना है। और 19 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 18 बराबर 20x। और x की जब वैल्यू ज्ञात करेंगे तो जिसके साथ गुणा में है वो दूसरी ओर भाग में चला जाएगा। अब देख लेंगे, 2 9 18 और 2 दाम 20, मीन्स आपको क्या मिला, 9/10। x की वैल्यू जो मिली वो 9/10 हमें मिली। हमें क्या ज्ञात करना था, x की वैल्यू ज्ञात करना था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आ रहा होगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं आते परीक्षा में क्वेश्चन, खासकर यूपी टेट और सुपर टेट में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं में से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। और आज की वीडियो में तो सारे क्वेश्चन उन्हीं में से हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी टेट और सुपर टेट में ही आएंगे। ये क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स के जहां भी क्वेश्चन आते होंगे सब में आ सकते हैं। मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन हर जगह आते हैं और लगभग एक ही जैसे आते हैं। थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे यूपी पीसीएस वगैरह में अगर पहुंचते हैं तो थोड़ा सा कुछ लेवल चेंज होता है, लेकिन ये भी क्वेश्चन वहां आपको दिखाई देंगे। ऐसा नहीं कि वहां कुछ अलग हो जाएगा, क्योंकि लेवल तो वही है, हाई स्कूल लेवल के ही जो है मैथमेटिक्स हर जगह है, तो हाई स्कूल का ही, हाई स्कूल से रिलेटेड या क्लास 1 से क्लास 5th से, मान ले आप क्लास 5th से 10th तक के जो भी क्वेश्चन है वही परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। प्रथम 5 धन रूढ़ अभाज्य संख्याओं का योग है। देखिए यहां पर आपको दे दिया गया है अभाज्य, और अगर ये नहीं दिया होता, रूढ़ अकेले लिखा होता, तो फिर आपके लिए परेशानी हो जाती, आप ना समझ पाते कि ये है क्या। तो आपको समझना है कि रूढ़ का मतलब होता है अभाज्य। तो प्रथम 5 धन अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए आपको प्रथम 5 धन अभाज्य, मतलब निगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है, तो अभाज्य संख्याएं क्या क्या होंगी। आपको रूढ़ मीन्स अभाज्य, यहां विशेष ध्यान देने की बात बस यही है। तो पहला होगा 2, और उसके बाद जो अभाज्य संख्या, अभाज्य मीन्स ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो और किसी संख्या से न विभाजित हो। तो 2 जो है 2 से ही विभाजित होगा या फिर 1 से विभाजित होगा। इसी तरह से 3 भी है, और इसी तरह से आप देखेंगे क्या 4 तो विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, जो स्वयं से विभाजित हो। 5 है, 5 जो है 5 से ही विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से 6 जो है 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा और 6 से विभाजित होगा, 1 से होगा, तो उसे हम अभाज्य संख्या नहीं कह सकते। 7 देखेंगे आप, 7 जो है अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं से विभाजित होगी 7 से या फिर 1 से, तो ये अभाज्य संख्या है। और इसी प्रकार से 8 और 9 ये विभाजित होंगे 2 से, 4 से, 8 से, और 9 विभाजित होगा 3 से और 9 से। तो फिर ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं नहीं है। इसके बाद 10 आएगा तो 10 भी 2 और 5 से विभाजित होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। और 11 आपको पांचवी संख्या मिल गई 11। तो 5 अभाज्य संख्याएं, इनका योग आपको ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान है, आप देते हैं 11 और 7 18, 18 और 2 20, 20 3 23 और 5 28। तो इस प्रकार से आपको आंसर मिल गया 28। ऑप्शन नंबर सी यही राइट ऑप्शन है, यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको विशेष ध्यान देना है इस क्वेश्चन में कि रूढ़ का मतलब अभाज्य।
यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अगर परीक्षा में नहीं मिलता लिखा हुआ, रूढ़ अकेले लिखा है, तो आपके लिए परेशानी आ जाएगी। फिर आप इसको ध्यान अगर है आपको कि रूढ़ मीन्स अभाज्य, तो आप तत्काल कर लेंगे, नहीं तो आप परेशान रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है 16, 13, 15, 11, x, 8 एंड 7 का औसत 12 दिया है। यहां एवरेज आपको दिया गया है और x का मान आपको ज्ञात करना है, वैल्यू ऑफ द x। तो आप क्या करेंगे, आप जो है जो भी दिया है 16, 13, 15, 11, x, 8 और 7, इनका चूंकि औसत दिया है, अगर औसत नहीं दिया है तो भी औसत निकालने का तरीका आप समझें, सभी का योग और बटा उनकी संख्या वो जितने हैं। तो सभी का योग का मतलब आप क्या करेंगे, आप इसको सब जो है प्लस में लिख लेंगे, ऐसे ये प्लस 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 और की जगह पर भी प्लस और अपॉन ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो बटा 7 और औसत दिया है 12, तो बराबर, ये तो औसत का फार्मूले से हम निकाल रहे हैं, लेकिन इससे हमारा औसत निकलता है, लेकिन औसत तो हमें दिया है, तो बराबर हम लिख दें कि 12 दिया तो 12 लिख गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लें कि इन सब का योग क्या आएगा। तो देखें हम, इन सब का योग आएगा 16 और 13 मीन्स 29, और 29 में 11 जोड़ लें, 30 और 10 40 और 15 जोड़ें, 40 10 50 और 5 55, 55 और 8 7 15, तो 55 5 60, 10 70 और ये x उसमें नहीं जुड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 70 धन x, ऐसे ही, जब नहीं जुड़ेगा वो गिनती तो है नहीं, तो वेरिएबल है तो उसको ऐसे ही लिख लेंगे, इक्वल टू 12। अब आप क्या करेंगे, 12 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और 70x इक्वल टू, चलिए x इक्वल टू निकालते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो डायरेक्ट हम लिखते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ अलग रखते हैं और 7 से 12 में गुणा करेंगे, या आप ऐसे ही लिख लें 12 गुणा 7 और नीचे ये 70 माइनस x है, सॉरी ठीक है नीचे नहीं आएगा, तो 12 से आप क्या करेंगे 7 में गुणा करेंगे, और ये प्लस में है, दोनों के बीच प्लस है, गुणा नहीं है, गुणा होता तो दूसरी ओर नीचे आता, जब ये प्लस में है तो दूसरी ओर माइनस में आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 12 84 ऋण 70, मतलब घटाने पर आएगा 14, x की वैल्यू आ गई 14। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। मैं कंप्लीटली इसको आपको पूरी तरह से इसको सॉल्व कर देता हूं कि किसी को अगर थोड़ा सा कम समझ में आती है मैथ, या मैथ किसी को लगता है कि कठिन है, तो उसके लिए भी आसान हो जाए, और है ये कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम काम शुरू कर देते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात, तो घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब। अब दो है तो थोड़ा a1 और a2 कर लिया जाए, और क्यूब, दोनों का घन का जो आयतन है उनका अनुपात मीन्स बटा, कितना है 27:64 मीन्स 27/64। अब a1 और अपान a2 इक्वल टू a1 अपान a2, दोनों पर घनमूल था, तो हम क्या करें, इक्वल टू इधर दोनों पर एक साथ ही घनमूल लगा देते हैं, और जब हम इसका घनमूल निकालते हैं, ये हमने लगा दिया घनमूल, अब घनमूल निकालते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 27 का हम फैक्टर करते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार, यहां जो 3 लिखा है ये इसीलिए घन है, तो इसका मतलब अंदर 3 बार कोई चीज अगर है फैक्टर में, गुणा में, तो उसको हम बाहर एक बार ले सकते हैं। तो 27 का होगा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिक्का 9 या 27, तो बाहर 3 आएगा। इसी प्रकार से 64 का होगा 4 चौक 16 चौको 64, तो ये 4 आ जाएगा। तो 3/4 आया क्या चीज, a1 और a2 का अनुपात। तो a1 और a2 का अनुपात है, मीन्स a1 जो है 3 है और a2 क्या है
4 है। हमें ज्ञात क्या करना है, इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हुआ। देखिए ये अनुपात में है और अनुपात में हमें बताना भी है। क्या बताना है, संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो संपूर्ण पृष्ठ किसका, बात हम घन की कर रहे हैं तो घन का ही। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a। अब बात है 2 है तो a1 स्क्वायर अपॉन 6 a2 स्क्वायर। तो 6 से तो 6 कैंसिल हो गया। a1 स्क्वायर, a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर और a2 का स्क्वायर, a2 मीन्स 4 तो 4 का स्क्वायर। इसका मतलब 3 का 9 और 4 चौक 16। 9/16 का मतलब है 9:16। आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आपको समझ में भी आ रहा होगा। बहुत अच्छे ढंग से हमने समझाने का प्रयास किया है कि आपको कहीं कोई कठिनाई ना आए, किसी से कुछ पूछना ना पड़े। एक बार वीडियो अगर आप अच्छे से देखते हैं तो आपका 100% क्लियर होना चाहिए। और एक बार अगर एक तरह का क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो उस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, चाहे बुक से आप सॉल्व कर रहे हो या कहीं भी आप पढ़ रहे हो, तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए मैं पूरी तरह से इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। लेकिन कुछ लोगों का कहना होता है कि सर बड़ा देर तक आप समझाते हैं, लंबा हो जाता है, थोड़ा जल्दी शॉर्ट में करिए। तो शॉर्ट में करना ठीक है, लेकिन उन बच्चों के लिए ठीक है जिनको आता है। जिनको नहीं आता उनके लिए बड़ी परेशानी का काम हो जाता है, डायरेक्ट अगर कर देते हैं तो। या तो फिर अब बात ये हो जाती है कि दोनों को समझना है, तो मैंने दोनों तरीके से हर जगह समझाने का प्रयास किया है। जल्दबाजी में भी आप कर सकते हैं और जिनको नहीं आता उनके लिए भी अच्छा है। तो चलिए देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था और राइट ऑप्शन हमारा सी हुआ और 9:16 इसका आंसर हो गया। तो अगर आपको मेरे द्वारा ये संग्रहित जो क्वेश्चन है मेरे वीडियोज में अच्छे लगते हैं तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करें, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं। अपने मन से इधर उधर के क्वेश्चन नहीं है और इसी तरह के क्वेश्चन परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। आप दिमाग में पूरी तरह से इसको बैठा लें और इनको आप अगर एक बार ना समझ में आए तो दोबारा देखें। दोबारा देखने के बाद 100% क्लियर हो जाएगा और फिर इस तरह के क्वेश्चन आप प्रयास किया करें कि आप किसी बुक से कुछ क्वेश्चन चुनकर अपने आप से सॉल्व करें। तो फिर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और बार बार करते करते फिर आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा और परीक्षा में देखते ही आप तुरंत समझ पाएंगे कि हाँ इसे इस तरीके से सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के दिन बस इतना ही।